हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये हमारा सेल बायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर है, मतलब नेक्स्ट पार्ट है सेल बायोलॉजी में। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोई भी सेल होता है, ठीक है। लेट अस कंसीडर एनी सेल। तो कोई भी सेल में जो आउटर लेयर होता है दैट प्रोटेक्ट्स which protects the cell is called as the plasma membrane। ये plasma membrane होता है। इसमें हमने छोटे छोटे चीजें वी नो दैट कि ये फॉस्फोलिपिड लेयर होता है, मतलब फॉस्फेट हेड और लिपिड का बना होता है। उसके बाद फिर ये बाइलेयर काइंड ऑफ होता है, ठीक है। तो वो सब हम लोग जब इसका डिटेल में पढ़ेंगे तो वो हम लोग जानेंगे। तो ये हमने पढ़ा है पिछले क्लासेस में। नाउ फंक्शन क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? तो पहली चीज की प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है। दूसरा की सेल सिग्नलिंग में, टू सेल रिकॉग्निशन होता है, उसमें ये काफी ज्यादा हेल्प करता है। दूसरी चीज की सिलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में भी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। एंड ऑल्सो इट इज एसिमेट्रिकल इन नेचर, मतलब कि कोई भी ऐसा चीज नहीं कि एकदम इक्वालिटी में प्रेजेंट होगा, कुछ भी कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, asymmetrical होता है, right? Now we will move on to the models of the plasma membrane. So before starting the plasma membrane, I would like you all to see a bit about the models. Okay, so the first model that we have here is the Overton model. तो Overton model basically जो है इसका इसका जो प्रिंसिपल है, it is that like dissolves like, मतलब कि इसमें क्या है, इसको टेस्ट कैसे किया गया था कि हमने क्या लिया, एक सेल लिया, ठीक है, मतलब प्लांट का जो रूट हेयर है उससे हमने एक सेल डिराइव करा और उसके बाद फिर इसको हमने सोल्यूशन में डाल दिया। तो एक सोल्यूशन जो था, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूट्स में हमने इसे डाला और हमने देखा कि इट डिसॉल्व्स कंप्लीटली इन अ लिपिड सोल्यूबल, ओके, इन अ लिपिड सोल्यूबल सोल्यूट, ठीक है, मतलब लिपिड सोल्यूबल, लिपिड में ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो रहा था। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकला कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा ये पक्का लिपिड का बना हुआ है, ठीक है, ये लिपिड का बना हुआ। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये लिपिड का बना हुआ। लिपिड बाइलेयर है, क्या है, प्रोटीन कैसे आया, तो वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो नेक्स्ट में हमारा आता है विच इज इरविन लैंगुएर मॉडल। इरविन लैंगुएर मॉडल से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज एम्फीफेटिक इन नेचर, एम्फीपैथिक इन नेचर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हाइड्रोफोबिक पोर्शन भी है, पानी से डरने वाला पोर्शन, we have hydrophobic portion as well, and also we have the hydrophilic one, okay? हमारे पास हाइड्रोफिलिक पोर्शन भी है। अब जैसे कि ये हमने यहाँ पे बना लिया है हमारा जो फॉस्फोलिपिड, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। दिस इज अ फॉस्फेट हेड, ठीक है, ये फॉस्फेट हेड हो गया। और ये वाला जो है आपका फैटी टेल रीजन है, फैटी टेल है, और फैटी टेल क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोफोबिक होगा, इसी वजह से ये अंदर है। तो हमें ये यहाँ पे पता चलता है कि भाई ये कुछ हाइड्रोफोबिक रीजन भी है और एक हाइड्रोफिलिक रीजन भी है। अब नेक्स्ट आते हैं गॉटर ग्रेंडर मॉडल। ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे हमें पता चला था कि जो हमारे पास लिपिड लेयर है ये एक्चुअली बाई लेयर है, दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गॉटर ग्रेंडर मॉडल में बेसिकली हुआ क्या था कि हमने लिया था आरबीसी, ठीक है। अब यहाँ पे एक आरबीसी का कोई सेल हम लोग ले लेते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग कि इसके मेम्ब्रेन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका ये वाला जो मेम्ब्रेन है हमने इसको पूरा एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हमें पता है कि इसके मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया क्या है, ठीक है। नाउ अब हमने क्या लिया ना कि एक नोन नंबर ऑफ आरबीसी हमने ले लिया। मतलब मान लो यहाँ पे मेरे पास 3 आरबीसीज है, तो मेरे पास पता है मेरे को कि नंबर कितना है आरबीसीज का, तो मैंने वो ले लिया, नंबर ऑफ आरबीसीज आई हैव टेकन। नाउ अब इसका हम जो है सरफेस एरिया डिटरमाइन करेंगे। अगर ये मोनोलेयर होता तब हमें एक सरफेस एरिया पता था, ठीक है, एक सेल का, और उसके बाद फिर हमने ये सबका निकाला तो कुछ वैल्यू निकला। अब ये वाला जो वैल्यू था ये ठीक इस वैल्यू का डबल था। इसका मतलब पक्का से ये वैल्यू जो हमें आया है वो चेक किया गया तो ये बाई लेयर का निकल रहा था, ठीक है। मतलब कि हमने जो आरबीसीज लिया उसका हम लोग को सरफेस एरिया पता है कितना है एक आरबीसीज का, और फिर बहुत सारे आरबीसीज लेकर के नोन नंबर में वो हमें पता है उसका हमने सरफेस एरिया निकाला खुद से पहले। तो खुद से निकाला तो वो मान लो एक्स निकला,
ठीक है। लेकिन जब हमने इसका अगर मोनोलेयर से एक के बेसिस पे कैलकुलेट करें कि एक आरपीसी का इतना है तो मोनोलेयर का कितना होगा, तो हाफ निकल रहा था। तो इसका मतलब कि हमारा ये है आपका से बाई लेयर का हमने निकाला, तो यहाँ से कंक्लूड हुआ कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली बाई लेयर है। उसके बाद फिर आते हैं डैफ्सन डेविली मॉडल में। तो डैफ्सन डेविली मॉडल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने पहले हम लोगों को प्रोटीन के बारे में बताया था। तो इनके अकॉर्डिंग जैसे कि ये डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर यहाँ पर ठीक है ये एक प्रोटीन का कोट लगा हुआ है, ये डैफ्सन डेविली मॉडल था। ये प्रोटीन कोट यहाँ पे है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट रॉबर्टसन मॉडल में। सो जस्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। तो रॉबर्टसन मॉडल में इन्होंने स्टेन किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन को विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ये ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा स्टेनिंग वगैरह अच्छे से कर देता है। तो हमें देखने को मिला एक रेल रोड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ से भी डराइव हो गया कि हाँ भाई हमारे पास जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाई लेयर का है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास आता है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जिसको हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है। अब ये मॉडल भी जो है ये भी लिपिड बाई लेयर का मॉडल ही है। तो इसमें क्या डिफरेंस हमें पढ़ना है, एंड इट वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ठीक है, सिंगर और निकोलसन ने इन्हें दिया था। एंड ही स्टेटेड दैट जो हमारा प्रोटीन्स है, ठीक है, जैसे कि एक सी में मान लो ये सी है और इसमें बहुत सारे आइसबर्ग्स होते हैं, सी बहुत ज्यादा बड़ा है, बेसिकली दिस सी को हम कह सकते हैं कि हमारा लिपिड है, और ये जो आइसबर्ग्स है उसको हम कंसीडर करेंगे हमारे प्रोटीन। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर होगा। अब एक चीज याद रखो कि यहाँ पे हमने मान लिया है दैट दिस इज आवर आउटर लीफलेट। ठीक है, दिस इज आवर आउटर लीफलेट एंड दिस इज आवर इनर लीफलेट। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है उसको एक बार हम लोग देखते हैं। ठीक है, सब जो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है दैट इज योर लिपिड। ठीक है, लिपिड है, पूरा का पूरा लिपिड है, तो ये आपको पता है फॉस्फेट है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास फैटी एसिड वाला चेन है। ये जो है एक्चुअली वी हैव दिस कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि पूरा क्रॉस कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो ये हो गया ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। उसके बाद फिर ये जो है हमारे पास एक पेरिफेरल प्रोटीन हो जाएगा, और ये एक बैरल बीटा बैरल शीट है जो कि हेल्प करेगा ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये हम लोग का ग्लाइकोलिपिड आ गया। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं कि हमेशा में ही कोई भी सन प्रेजेंट हो सकता है, जैसे ग्लाइकोलिपिड ग्लूकोज प्लस लिपिड, everything will be present in the outer leaflet only. Okay, so glycolipid is exclusively present only in the outer leaflet. Now as we move ahead we have to study about the composition of plasma membrane. So yeah, we will study the composition. तो कॉम्पोजिशन में हम लोग को पढ़ा है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि पहले क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले एक तो हमारे पास आ जाएगा लिपिड्स। ठीक है, वी विल हैव द लिपिड्स। लिपिड्स में भी हमारे पास दो कैटेगरीज आएगा, एक होगा जाएगा फॉस्फोलिपिड स्फिंगोलिपिड्स। ठीक है, तो लिपिड्स में हम एक पास आ जाएगा फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड, फिर आता है स्फिंगोलिपिड, स्फिंगोलिपिड, और फिर एक ऑल्सो वी हैव स्टीरोल्स जिसको हम लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट
कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो एक हम लोग को फॉस्फोलिपिड पढ़ना है, फिर हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी विल स्टडी अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो एक आपका हो गया प्रोटीन्स, फिर हो गया कार्बोहाइड्रेट्स। तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद द लिपिड्स वन। तो लिपिड में सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टाइनी बिट। तो लिपिड कैसा होता है? दिस काइंड ऑफ थिंग, दिस इज फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फेट हेड हो गया, फॉस्फेट का हेड विच इज हाइड्रोफिलिक एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड चेन। अब ये जो फैटी एसिड चेन यहाँ पे है, या तो ये सैचुरेटेड होगा या तो ये अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, अगर ये वाला जो फैटी एसिड चेन है वो सैचुरेटेड है, ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारा फॉस्फेट हेड हो गया, ये सीधा ऐसे लाइन हम लोग बनाएंगे। लेकिन इफ द फॉस्फेट हेड इज अनसैचुरेटेड, दैट मीन्स यहाँ पे एक बनेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। अनसैचुरेटेड बॉन्ड क्योंकि यहाँ पे टेढ़ा हो जाता है तो पैक अच्छे से नहीं हो पाता। इसको हम डिटेल में फ्लूइडिटी जब मैं पढ़ाऊंगी देन आई विल मेक यू स्टडी दैट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू फॉस्फोलिपिड। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देते हैं या फिर शिफ्ट कर देते हैं। वेट, ओके, सो या वी विल स्टार्ट विद फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड हमेशा याद रखें कि ये किससे बना होगा? इट विल बी मेड अप ऑफ phosphate PO4 2 minus प्लस योर ग्लिसरॉल। अभी हम लोग यहाँ पे फैटी एसिड चेन को नहीं जोड़ रहे हैं, तो ये याद रखेंगे कि जो हमारा फॉस्फेट होता है और ग्लिसरॉल जब मिलता है तब ये चीज बनाता है। अब ग्लिसरॉल कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। CH2OH, फिर यहाँ पे एक CH2OH और फिर एक नीचे में भी CH2OH। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे 3 लेयर है, इन दोनों से जाकर के फैटी एसिड जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को फैटी एसिड जुड़ेगा और जो लास्ट वाला है इससे जाकर के फॉस्फेट हेड जुड़ जाएगा। अब ये जो फॉस्फेट हेड होता है इट डिपेंड्स कि कौन सा होता है। ठीक है, जैसे कि ये फॉस्फेट हेड अगर दूसरा है, लाइक मान लो यहाँ पे फॉस्फेट कोलिन जुड़ेगा, तो हम लोग इसको फॉस्फोडिडाइल कोलिन का नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से इथाइलो अमीन भी जुड़ सकता है, इथानो अमीन ये जुड़ सकता है, या फिर सीन भी जुड़ सकता है। तो इसके बेस पे इसका नामकरण किया जाएगा। अगर फॉस्फेट कोलिन है तो फॉस्फोटिडाइल कोलिन, इथेनोलामीन है तो फॉस्फोटिडाइल इथेनोअमीन, सीरीन है तो फॉस्फोटिडाइल सीरीन, ये सारी चीजें इससे जुड़ेंगी। तो ये फॉस्फोलिपिड हो गया। फिर आते हैं हमारे स्विंगोलिपिड में। ठीक है, अच्छा एक और चीज इसमें कि बॉन्ड्स वगैरह मैम किस तरीके से यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले कि अगर हम लोग को ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल क्या करेगा? ये एज अ बैकबोन एक्ट करेगा। ठीक है, ये बैकबोन की तरह एक्ट करेगा। अगर ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ जुड़ रहा है तो ये जो है ईस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ईस्टर बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ईस्टर बॉन्ड के थ्रू जुड़ गया। उसके बाद फिर ये फॉस्फेट से जुड़ रहे हैं यहाँ पे एट थर्ड कार्बन, तो थर्ड कार्बन पे ये फॉस्फेट से जुड़ेगा और अलग अलग वेराइटीज के यहाँ पे ये बनेंगे। राइट, नाउ लेट अस कम ऑन टू द स्फिंगोलिपिड। तो स्फिंगोलिपिड में हमारे पास ऑब्वियसली यू विल हैव अ फैटी एसिड डेरिवेटिव। यहाँ पे जो हमारा बैकबोन बनता है ये स्फिंगोसीन का बनता है, तो ये बनेगा स्फिंगोसीन का। यहाँ पे जो स्फिंगोसीन का जो बैकबोन बना, ठीक है, उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? ठीक है, उसके साथ फिर हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे हमारा कोई भी फैटी एसिड का ग्रुप, फैटी एसिड। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें हम कोई एक हेड ग्रुप ऐड कर देंगे। तो मैम व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे ग्लिसरॉल, यहाँ पे स्फिंगोसीन यूज करेंगे। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि स्फिंगोसीन और फैटी एसिड जो होता है वो अमाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। यहाँ पे अमाइड बॉन्ड के थ्रू ये जुड़ते हैं और इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है सेरामाइड।
ठीक है, मतलब कि स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड विल बी इक्वल टू योर सेरामाइड, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या होगा कि फैटी एसिड के साथ फिर हेड ग्रुप जुड़ गया। अगर मान लो कि हेड ग्रुप जो है आपका फॉस्फोटिडाइल कोलिन है, फॉस्फोटिडाइल फॉस्फोटिडाइल कोलिन है, अब ये वाला जो चीज है इसको हम लोग कहेंगे स्फिंगोमाइलिन, इसको कहेंगे स्फिंगोमाइलिन। ठीक है, तो आपको पता है होना चाहिए कि स्फिंगोमाइलिन कैसे बन रहा है। तो स्फिंगोमाइलिन बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लोग स्फिंगोसिन जोड़ेंगे, फिर हम लोग फैटी एसिड जोड़ेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं, फॉस्फेट हेड में, फॉस्फेट हेड में यहाँ पे बनेगा फॉस्फोटिडाइल कोलिन। ठीक है, तब जाकर के ये क्या बनता है, स्फिंगोमाइलिन बनता है। तो यहाँ पे मैंने आपको स्फिंगोमाइलिन बनाने का तरीका बताया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोलिपिड, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं लास्टली स्टेरॉल्स पे। तो स्टेरॉल्स जो होता है, सबसे पहली बात कि यहाँ पे एक रिजिड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो मैंने जब आपको डायग्राम दिखाया था तो उसमें मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, राइट। फिर एक टेल टाइप का। ठीक है, तो ये जो होगा 6 रिंग, मतलब 6 कार्बन का रिंग होता है ये फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड ऑल्सो हाइड्रोफिलिक। ओके, ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है, जो टेल पार्ट होता है, ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो ये हाइड्रोफोबिक हो जाएगा। एंड इट विल मेंटेन, इसका फंक्शन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसका फंक्शन जो होता है कि ये फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है। तो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि फ्लूइडिटी को आखिर ये कैसे मेंटेन करता है। जैसे कि मान लो अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा कम है, तो टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होने से जो हर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। तो इस केस में जो हमारा बढ़ाना पड़ेगा, तो स्टीरॉल्स यही करते हैं, फ्लूइडिटी बढ़ाते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका मतलब हर चीज फ्री हो गया, पिघलने लगा, तो फ्लूइडिटी यहाँ पे क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो ये वाला काम कौन करता है, स्टीरॉल्स करते हैं। सो दिस इज अबाउट द कॉम्पोजिशन, जो हमने लिपिड वाला यहाँ पे पहले कवर करा। अब उसमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि मैंने आपको फॉस्फोलिपिड अब पढ़ा दिया है, तो यहाँ पे अब हम आ सकते हैं वापस से, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ। इसमें याद रखेंगे कि हमारा जो स्फिंगोमाइलिन होता है, कुछ कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमेशा आउटर लीफलेट में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आउटर लीफलेट में ही प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आउटर लीफलेट में क्या प्रेजेंट होगा, सबसे पहले स्फिंगो, इसको हम लोग दूसरे पेन से let us use this color। तो स्फिंगोमाइलिन, तो सबसे पहले कि स्फिंगोमाइलिन जो होगा वो आउटर लीफलेट में होगा। उसके बाद फॉस्फोटिडाइल कोलिन, फॉस्फोटिडाइल कोलिन, तो कोलिन वाला भी कहाँ प्रेजेंट होगा भाई, आउटर लीफलेट प्रेजेंट होगा। तो फिर इनर लीफलेट में क्या प्रेजेंट होगा, इनर लीफलेट में ऑलवेज रिमेंबर दी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉस्फोटिडाइल सीरीन। अब सीरीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एपोप्टोसिस के लिए काफी ज्यादा। ठीक है, कैसे होता है, लेट मी टेल यू। और उसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉस्फोटिडाइल, फॉस्फोटिडाइल तो फॉस्फोटिडाइल सीरीन ये स्ट्रॉन्ग है, और फिर कोई वाला स्फिंगोमाइलिन ऊपर रहेगा। अब इनर लिफेट में ये जो एपोप्टोसिस होता है, देखो अगर फॉस्फोटिडाइल सीरीन यहाँ पे, लेट अस से कि है फॉस्फोटिडाइल सीरीन, ये यहाँ पे है तो ठीक है। अगर ये ऊपर आ गया तो इसका मतलब कि हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सिग्नल दे रहा है किसी को कि हाँ आकर के इस सेल को मार दो, इसका कोई काम नहीं है। तो कुछ इस तरीके से ये सिग्नलिंग में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारा सेकंड चीज होने वाला है, सेकंड कंपोनेंट अपार्ट फ्रॉम योर लिपिड इज गोइंग टू बी योर प्रोटीन्स। ठीक है, अच्छा प्रोटीन से पहले हम लोग एक छोटा टॉपिक देख लेते हैं जो कि फ्लूइडिटी के बारे में है, या फिर हम लोग इसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, इससे लाइक आपको क्वेश्चन आ सकते हैं।
Okay, so we will actually see now. Let's complete करते हैं fluidity को. तो फ्लूइडिटी क्या याद रखना है? ठीक है, तो फ्लूइडिटी में बेसिकली क्या याद रखना है कि सबसे पहले कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है फ्लूइडिटी. अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो फ्लूइडिटी है वो क्या हो जाएगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब कि फ्लूइडिटी भी कम हो जाएगा. ठीक है, ये याद रखेंगे. अब तो ये होता है हमारे टेम्परेचर का खेल. अब उसके बाद जो लिपिड होता है इस पे भी काफी ज्यादा ये डिपेंडेंट होता है. तो लिपिड हो गया या फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये ही दोनों फैक्टर्स जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि हमारा फ्लूइडिटी कैसा होने वाला है. लिपिड में हम लोग देखते हैं लेंथ ऑफ, ठीक है, और उसके बाद फिर एक हम लोग देखते हैं इसका सैचुरेशन. सैचुरेशन है कि डिसैचुरेशन है ये देखते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड है कि क्या है. अगर मान लीजिए लिपिड का लेंथ शॉर्ट है और लॉन्ग है तो क्या होगा, जितना ज्यादा शॉर्ट होगा, ठीक है, तो उतना ज्यादा कम इंटरेक्शन, और इसमें ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है. ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि जितना ज्यादा इंटरेक्शन होता है उतना ज्यादा कम फ्लूइडिटी आता है, फ्लूइडिटी उतना ज्यादा कम हो जाता है. तो यू नो दैट जो हमारा लॉन्ग फैटी एसिड चेन होगा, लॉन्ग फैटी एसिड चेन में फ्लूइडिटी जो होता है वो काफी ज्यादा कम होता है, और कम छोटे ज्यादा होता है. तो यहाँ पे फ्लूइडिटी ज्यादा होगा और यहाँ पे फ्लूइडिटी कम होगा. ठीक है, अब आते हैं सैचुरेशन में. तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये है ऐसे और एक ये है ऐसे. ये वाला अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है. तो जो अनसैचुरेटेड है वो लूजली पैक्ड होगा. ठीक है, लूजली पैक्ड होगा तो इस वजह से लूजली पैक्ड होने की वजह से इसका क्या हो जाएगा, जो फ्लूइडिटी होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. और इसमें क्योंकि ये डेंसली पैक कर सकता है तो इसलिए इसका जो फ्लूइडिटी होगा वो घट. फिर आते हैं हम लोग कोलेस्ट्रॉल. तो कोलेस्ट्रॉल का मैंने क्या बताया था, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो रिजिड रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये काफी ज्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. तो ये जो होगा फ्लूइडिटी को घटा देगा. ठीक है, उसके बाद फिर एक लिपिड राफ्ट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर भी हमारे पास होता है जो कि फ्लूइडिटी को डिक्रीज करता है. तो एक होता है हमारे पास लिपिड राफ्ट जो कि फ्लूइडिटी को डिक्रीज करता है. ठीक है, लेकिन ये जो लेंथ ऑफ फैटी एसिड सैचुरेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मान लेते हैं कि अगर लो टेम्परेचर आ गया, ठीक है, टेम्परेचर काफी ज्यादा लो हो गया तो फ्लूइडिटी तो कम होने लगेगी. तो इसी वजह से हमें क्या चाहिए होगा कि हमें फ्लूइडिटी क्या करना है, बढ़ाना है. ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर जो होगा यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है, तो मतलब कि सेल को सिग्नल मिलने लगेगा कि भाई टेम्परेचर को ज्यादा करो, सॉरी फ्लूइडिटी को क्या करो, फ्लूइडिटी को ज्यादा करो, क्योंकि लो टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, सब चीज सिकुड़ रहा है तो फ्लूइडिटी जो है वो कम होती जा रही है. तो यहाँ पे हमें फ्लूइडिटी ज्यादा करने का नीड है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शॉर्ट फैटी एसिड चेन लेकर के आएंगे. ठीक है, शॉर्ट फैटी एसिड चेन में फ्लूइडिटी बढ़ जाता है. सैचुरेटेड ये वाला लेकर के आएंगे, अनसैचुरेटेड लिपिड्स लेकर के आएंगे, और कोलेस्ट्रॉल क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देंगे. ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं कि हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं. तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कि हमें फ्लूइडिटी जो है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा हो रहा है सेल में, तो उसको मेंटेन करने के लिए उसे कम करना पड़ेगा. तो उसमें क्या होगा, देखो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है यहाँ पे इस केस में ये फ्लूइडिटी को इसीलिए बढ़ा रहा है क्योंकि ये जो है ना लाइक बीच में जा जा करके वो तो चिपक जाने की वजह से यहाँ पे इस केस में कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा कि ये जो होगा फ्लूइडिटी बढ़ाने के लिए ये स्पेसेस प्रोवाइड कर देगा. ठीक है, ऐसा करेगा. और यहाँ पे हम फ्लूइडिटी को कम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लॉन्ग फैटी एसिड लेकर आएंगे. इसके बाद हम सैचुरेटेड लिपिड्स लेकर के आएंगे. फिर हम कोलेस्ट्रॉल क्या करेंगे, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, वो करेगा कि भाई फ्लूइडिटी
नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रोटीन्स, जो कि हमारा सेकंड कंपोनेंट है। तो हमने लिपिड्स कंप्लीट कर लिया, अब हमारी बारी है प्रोटीन्स करने की। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है इंटीग्रल प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदर रहेगा, दोनों लिपिड बाइलेयर को पास, मतलब कि कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास लिपिड बाइलेयर है, तो ये जो है पूरा से स्पैन करेगा। या तो ये मल्टीपल टाइम्स स्पैन कर सकता है, या फिर हो सकता है कि ये एक ही बार ऐसे करके स्पैन करके रह जाए। ठीक है, तो यही होगा। इस वाले केस में हम लोग इसको बोलेंगे मोनोटिपिक, इस वाले केस में इसको बोलेंगे मल्टीपल पास, या फिर मल्टीपल स्पैनिंग प्रोटीन। ठीक है, इस वाले इन दोनों केसेस में इनका एक कॉमन नाम है जिनको हम कहते हैं ट्रांस सॉरी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये सिंगल पास हो रहा है मोनोटिपिक, और ये मल्टीपल पासिंग यहाँ से हो रही है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एग्जाम्पल्स आपको पता होना चाहिए वो ये है कि वेट या मोनोटिपिक मतलब कि जो एक बार पास कर रहा है, इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले लेंगे ग्लाइकोपोरीन का। ठीक है, या ग्लाइकोपोरीन मोनोटिपिक वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे ग्लाइकोपोरीन। मल्टीपल स्पैनिंग प्रोटीन मतलब एक बार से ज्यादा पास अगर कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कि होता है जीपीसीआर, जो कि हमारे सिलेबस में है, सीयूईटी सिलेबस में भी है, एंड ऑल्सो इन द गेट सिलेबस। ठीक है, तो जैसे मान लो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसमें 7 बार स्पैनिंग होता है। ठीक है, 7 नंबर सबको आराम से याद हो सकता है। ठीक है, तो ये पहले हम लोग ऐसे बाहर बना दिए, फिर अंदर में ये ऐसे क्रिस क्रॉस, फिर बाहर से, तो ये एक स्पैनिंग हुआ। तो अब इसी तरीके से इसको 7 बार हम लोग स्पैन करेंगे, 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। ठीक है, तो ये जीपीसीआर हो गया। अब यहाँ पे एक सर्पेंटाइन लाइक यहाँ पे इसका मुंह, यहाँ पे माउथ रहता है, और फिर यहाँ पे ये एंड हो जाता है। तो ये हो गया जीपीसीआर, मतलब मल्टीपल स्पैनिंग प्रोटीन, और ये ग्लाइकोपोरीन जो कि एक ही बार यहाँ पे स्पैन। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में अगर हम और डिस्कस करें, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट कि इसको हम लोग कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब जो अंदर में रहेगा इंट्रिंसिक प्रोटीन। प्रोटीन नाउ इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इसका एफिनिटी काफी ज्यादा हाई होता है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी हार्ड टू रिमूव इट। ठीक है, तो इसको रिमूव करना फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी डिफिकल्ट, बट इसको हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हम इसको निकालने की भी कोशिश करते हैं, तो फिर लिपिड्स इसके साथ बाहर निकल जाते हैं, तो इट इज डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम योर लिपिड लेयर। सेकेंड थिंग दैट ऑल्सो हियर, यहाँ पे मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये वाला लेयर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये वाला जो पार्ट हो गया, या फिर ये वाला जो पार्ट हो गया, इसको हम लोग हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं। तो ये जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंटीग्रल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन में बस इतना ही था। उसके बाद फिर आते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी कि यहाँ पे लिपिड वगैरह है, इसके ऊपर यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से प्रोटीन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसका जो अटैचमेंट होता है ये कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग से, इलेक्ट्रोस्टैटिक और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये जुड़े होते हैं हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लिपिड वगैरह से। ठीक है, और इसको माइल्ड ट्रीटमेंट से इसका रिमूवल हो सकता है, तो रिमूवल बाय माइल्ड ट्रीटमेंट। ठीक है, राइट नाउ इसमें भी हमारे पास टाइप्स होते हैं, करें तो एक हमारे पास होता है कि साइटोसोल से ये अटैच्ड होगा। ठीक है, जैसे मान लो
ये हमारे पास हमने डबल लेयर बना दिया, तो यहाँ पे हम लोग डबल लेयर बना देते हैं। ये वाला हो गया और यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है, मान लो यहाँ पे प्रोटीन है और ये यहाँ पे आकर के साइटोसोल में किसी फिलामेंट से अटैच गया, ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है कि कोई लिपिड है यहाँ पे, ऐसे कोई लिपिड है तो लिपिड से ये ऐसे करके कुछ अटैच हो सकता है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे एक शुगर मोइटीज होगा, कोई शुगर मोइटीज है, शुगर मोइटीज के ऊपर कुछ इस तरीके से ये अटैच्ड हो। तो ये जो होता है इनको हम कहते हैं एंकर्ड प्रोटीन्स, जबकि कोई ना कोई इसकी एंकरिंग कर रहा है। जैसे इस केस में साइटोसॉल, ठीक है, इस केस में साइटोसॉल है, इस वाले केस में हमारे पास लिपिड ही इसका वो कर रहा है, एंकरिंग कर रहा है, और इस केस में हमारे पास शुगर मोइटीज है, ठीक है, शुगर मोइटीज। तो यही होता है हमारा प्रोटीन का जितना टाइप था मैंने आपको डिस्कस कर दिया, प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल है। तो इंटीग्रल प्रोटीन में क्या है, रिमेंबर होता है, एम्फीफेटिक होता है। इसका मतलब कि हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है और हाइड्रोफिलिक पार्ट भी है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लेयर देख रहे हैं ये हाइड्रोफोबिक हो गया क्योंकि ये बीच में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और ये बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये, राइट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स में क्या याद रखना है हमें कि इसमें ऑलमोस्ट 2 से 10% मेम्ब्रेन का जो पोर्शन होता है ना, वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है, ठीक है। अब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ऐसे ही आपको बीच में नहीं मिल जाएंगे, ये किसी ना किसी चीज से अटैच्ड हो गए, और दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन वेयर, आउटर लीफलेट, हमेशा आउटर लीफलेट में ही प्रेजेंट होंगे, चाहे हम इसको किसी भी चीज से अटैच कर दो, लिपिड से करो, प्रोटीन से करो, बट ये हमेशा ही आउटर लीफलेट से ही अटैच होंगे। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये हमारे क्या बना लेते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन बना सकते हैं, एंड दे कैन मेक ग्लाइकोलिपिड। यू नो ये किसके किसके अटैचमेंट से बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन अभी ही डिस्कस किए थे ना, शुगर मोइटीज से अगर अटैच हो तो यहाँ पे हमारा मान लो शुगर यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट प्लस कोई भी प्रोटीन होगा वो बनाएगा, और ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे सिग्नलिंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे कि अगर हम लोग कोई आरबीसी ले रहे हैं, ठीक है, तो आरबीसी में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, ये आरबीसी है, डिस्क है, मान लो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और अगर ये ए है, ए ब्लड ग्रुप है, तो इसके ऊपर जो शुगर या फिर हमारा जो ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा वो होगा गैलनैक। अगर ये बी है, ब्लड ग्रुप बी है, तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। फिर ग्लाइकोलिपिड है, मतलब शुगर जो होगा वो किसके साथ अटैचमेंट करेगा, लिपिड के साथ अटैचमेंट करेगा, और इसमें हमेशा आउटर लीफलेट में ही प्रेजेंट होता है, इसके अलावा और कहीं ये बाहर प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब लास्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने आपको फंक्शंस बता दिया था कि कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं ये, ठीक है। तो ये इसका हम एक बार लास्टली टाइप्स देख लेते हैं, मतलब इसका फंक्शंस देख लेते हैं एक्चुअली क्या कर रहा है। तो मैंने बता दिया था कि कंपार्टमेंट्स में ये डिवाइड करता है। अब कंपार्टमेंटलाइजेशन जो करता है ये किस तरीके से करता है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट से, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपार्टमेंटलाइजेशन। I think it is not visible. Wait. Yeah, it will be visible now. Compartmentalization, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना, ठीक है, इसका सिंपल काम यही है। तो ये कैसे डिवाइड कर रहा है वो हम लोग को देखना है। सबसे पहले कि मान लीजिए कि ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिपिड है वो कुछ इस तरीके से बना ले, मतलब ये एक सिंगल लेयर ही बना रहा है, ठीक है।
और ये अंदर में हमारा टेल होगा, ठीक है, इस तरीके से टेल होगा, तो इसका नाम हो जाएगा माइसिलीज, ठीक है, ये होगा माइसिलीज। ये होता है सिंगल लेयर, ठीक है, और इसका जो ये वाला कोर होगा ये क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। यहाँ जितने भी हाइड्रोफोबिक मटेरियल्स होंगे वो सब वही रखाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोफोबिक मटेरियल ही रखाया जाएगा। उसके बाद फिर मतलब ये बेसिकली फैट्स को डाइजेशन के लिए जो भी मॉलिक्यूल्स वगैरह इसीलिए बनाता है। बाद फिर दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो ये बनाएगा वो होगा लिपोसोम्स। तो लिपोसोम्स जो बनाता है ये, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये हम लिपिड बना रहे हैं, और यहाँ पे भी आउटर लेयर भी एक लिपिड का बनेगा, मतलब ये बाय लेयर हमारा बन रहा है। ठीक है, और ये वाला यहाँ पे आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर, स्ट्रैंड्स यहाँ से आ रहे हैं, हर जगह से स्ट्रैंड्स आ रहे हैं, ठीक है, सो यू कैन इमेजिन, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये स्ट्रैंड्स है। तो ये वाला जो लेयर है ये पूरा आपका क्या हो गया, बाय लेयर, ठीक है। ये वाला जो कोर होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, मतलब जितना भी हाइड्रोफिलिक एंजाइम्स रखना है हम इस यहाँ पे रख सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं लिपोसोम्स, लिपोसोम्स, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे लिपोसोम्स, राइट। सो ये हमारा यहाँ पे ये एक्चुअली यूज होता है। सो दिस इज लिपोसोम्स एंड दिस इज माइसिलीज। इसके अलावा बायोकेमिकल रिएक्शन वगैरह भी यहाँ होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेलेक्टिवली परमिएबल है, सिग्नलिंग करता है, कम्युनिकेशन करता है, ठीक है, और बेसिकली ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। चलिए अब एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है कि बेसिकली कैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है लिपिड्स वगैरह का। तो फ्लिपेजेस, फ्लॉपेजेस और स्क्रैम्बलेजेस हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा जो फ्लिपेजेस होता है ये दोनों ही एक्पोर्ट में हेल्प करते हैं, राइट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। सो दिस विल हेल्प इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो फ्लिपेजेस में जो भी आउटर एरियाज में आपके प्रेजेंट होंगे वो अंदर इनर एरियाज में चले जाएंगे। तो इसमें कौन कौन सा प्रेजेंट होगा, जैसे मान लीजिए जो इनर वाले में प्रेजेंट होते हैं, इनर वाले में क्या प्रेजेंट होता है, हमेशा फॉस्फोडिडाइलसिलीन और फॉस्फोडिडाइलनिसिटोल। तो उसको अगर मान लीजिए हमें अंदर यानी आउटर वाले में पहुंचाना है तो हम लोग फ्लिपेजेस का हेल्प करेंगे। फॉस्फोडिडाइलसिरीन है, यहाँ पे फॉस्फोडिडाइलसिरीन अगर है तो सीरीन को क्या करना है, मान लो एपोप्टोसिस करना है तो उसको इधर पहुंचाना है आउटर में, तब फ्लिपेजेस यहाँ पे हेल्प करेगा। तो दोनों ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पे फॉस्फोडिडाइल कोलिन, ठीक है, मतलब इनर लीफलेट से कहाँ लेकर के जाना होगा, आउटर लीफलेट की तरफ हमें लेकर के जाना होगा। तब हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, फ्लॉपेजेस का यूज करने वाले हैं। जैसे कि मान लो फॉस्फोडिडाइल कोलिन है और स्फिंगोमाइलिन है, ये आउटर लीफलेट में प्रेजेंट है, ठीक है। बेसिकली इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटर लीफलेट से हम लोग को इनर लीफलेट में जाना है, ठीक है, ये हम लोग हमारा काम है। सॉरी ये हमने एरो उल्टा बना हुआ है, इनर लीफलेट से कहाँ जाना है, आउटर लीफलेट में जाना है, तब हम लोग को फ्लॉपेजेस का यूज करना पड़ेगा। और दोनों ही केसेस में क्या यूज हो रहा है, एटीपी यूज हो रहा है दोनों केसेस में। स्क्रैम्बलेजेस जो होता है वो दोनों के लिए होता है, कोई भी एटीपी वगैरह नहीं यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। एंड दीज टू दे आर यूज्ड टू मेंटेन द एसिमेट्री। एसिमेट्री मेंटेन करने के लिए ये दोनों काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, बट स्क्रैम्बलेजेस ऐसा कुछ नहीं करता है। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड विद आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पोर्शन, okay, and then in the next video I will be telling you all about the transportation, how it occurs in the plasma membrane. Thank you for watching.